अल्सर्स हो जाएंगे। अगर स्टमक में क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो रहा है तो कैंसर हो जाएगा पेशेंट को। ठीक है, अब हम इनको बारी बारी पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं एंट्रल प्रीडोमिनेंट गैस्ट्राइटिस या ड्यूडेनल अल्सर, इसका नाम है। अब हमारे जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ड्यूडेनल अल्सर पेशेंट को कैसे हो गए, जबकि एच पाइलोरी तो सिर्फ गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स पे ग्रो कर सकता था। ड्यूडेनम में कैसे जाएगा, वहाँ पे कैसे ग्रो करेगा, कैसे अल्सर्स करवाएगा। ठीक है, तो ये बहुत तेज़ है। इसके पास एक मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया। इसको हम अभी पढ़ते हैं। ठीक है, एच पाइलोरी जो है ना, स्टमक, फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्टमक और ये एंट्रम है। यहाँ पर एच पाइलोरी आएगा। ठीक है, एंट्रम में ये कोलोनाइज करेगा। वहाँ पर एंट्रम में हम स्टमक के सेल्स पढ़ लेते हैं। ये स्टमक आ गया। ये जो है ना, इसकी बॉडी यहाँ पर है पेराइटल और चीफ सेल्स। ठीक है, पेराइटल और चीफ सेल्स, और एंट्रम में है डी सेल्स एंड जी सेल्स। जी सेल्स क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं और ये गैस्ट्रिन जाके पेराइटल सेल्स को एक्टिवेट करता है और HCl की सिक्रीशन करवाता है स्टमक में। और डी सेल्स क्या करते हैं, जब ये देखते हैं कि HCl इज एनफ फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, तो ये सिग्नल्स, ये सोमेटोस्टैटिन को रिलीज करते हैं। सोमेटोस्टैटिन, ये सोमेटोस्टैटिन जाता है पेराइटल सेल्स के पास और इनको कहता है कि HCl की सिक्रीशन को रोक दो। ठीक है, सो डी सेल्स आर बेसिकली ब्रेक सिस्टम। ये इसको कहते हैं कि अब HCl को बस करो, HCl हो गया बहुत, इससे स्टमक में जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, इतना HCl काफ़ी है। ठीक है, एच पाइलोरी क्या करता है, ये सबसे पहले एंट्रम में जाता है और वहाँ जाते ही ना इन डी सेल्स को डैमेज कर देता है। अब डी सेल्स डैमेज हो गए, सोमेटोस्टैटिन कम हो गया, हमारा ब्रेक सिस्टम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ब्रेक सिस्टम नहीं है तो जैसे पेशेंट खाना खाएगा उसके जी सेल्स एक्टिवेट होंगे, खाना यहाँ तक पहुँचेगा, जी सेल्स एक्टिवेट होंगे, गैस्ट्रिन रिलीज होगा, गैस्ट्रिन जाके पेराइटल सेल्स को कहेगा कि HCl को सेक्रेट करो, HCl सेक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कोई ब्रेक तो है नहीं जो कहे कि चलो बस HCl बहुत हो गया, अब इसको बस करो, ब्रेक लगाओ इस पर, इसकी सेक्रेशन पे। ठीक है, सोमेटोस्टैटिन तो रहा नहीं, डी सेल्स तो तबाह हो गए हैं। ये तो इस वजह से क्या होगा कि पेराइटल सेल्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, HCl प्रोड्यूस होता रहेगा स्टमक में। ये इतना ज़्यादा HCl जो है ना, इतना ज़्यादा एसिड ये ड्यूडेनम तक पहुँचेगा। ज़ाहिर है उसने स्टमक से आगे इस एसिड ने, सॉरी, ज़ाहिर है स्टमक से आगे ड्यूडेनम में ही जाना है ना उस सारे एसिड ने, तो वो सारे का सारा एसिड ना, एक्सेस एसिड वो सारा ड्यूडेनम में चला जाएगा। वहाँ पर जाकर ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया हो जाएगा। अब ये गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेटाप्लेजिया क्या है। दिस इज़ अ चेंज ऑफ वन मैच्योर फॉर्म ऑफ एपिथेलियम विद अनदर मैच्योर एपिथेलियम। ये कोई डिजीज प्रोसेस नहीं है। ठीक है, इसमें जो एक मैच्योर एपिथेलियम की टाइप होती है ना, वो दूसरी मैच्योर एपिथेलियम टाइप से चेंज हो जाती है, बस इतना काम होता है। अब देखें आप, ड्यूडेनम को तो आदत नहीं है ना इतना एसिड टॉलरेट करने की, वो उसको तो आदत है कि यहाँ पर एसिड था, फूड था, ये सारा मिक्स था, तो मेरे पास कम एसिड आया, फूड के साथ मिक्स होकर मेरे पास एसिड आएगी, थोड़ा बहुत एसिड को टॉलरेट करने का आदी था। लेकिन अब तो इसके पास बहुत ज़्यादा एसिड आ रहा है, तो वहाँ पर दिस ड्यूडेनम इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो जाहिर है इनके अंदर इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ एपिथेलियम है। लेकिन गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया में क्या होता है कि दिस इंटेस्टाइनल एपिथेलियम इज चेंज्ड बाय गैस्ट्रिक टाइप ऑफ एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर जो एसिड आ रहा है ना, वहाँ के स्टेम सेल्स हैं, वही स्टेम सेल्स आर सेल्स विच कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जो ड्यूडेनम में स्टेम सेल्स थे ना, वो देखेंगे कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एसिड आ रहा है, क्यों ना हम स्टमक के पास जो एपिथेलियम है वो एपिथेलियम अपने अंदर बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि स्टमक को तो आदत है ना इतना एसिड टॉलरेट करने की, वो तो कर लेता है। तो हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर अपने पास ना स्टमक के पास जो एपिथेलियम है ना, वैसी एपिथेलियम अपने पास ग्रो करते हैं, हम उसमें डिफरेंशिएट होते हैं, तो हमारे पास जो एसिड आएगा ना, हम उसको अच्छे से टॉलरेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये स्टेम सेल्स क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम बनाने की बजाय क्या करते हैं, गैस्ट्रिक टाइप ऑफ एपिथेलियम बनाना शुरू कर देते हैं। होती हुआ एपिथेलियम नॉर्मल है, बस चेंज हो गया एपिथेलियम, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया हो गया। अब यहाँ पर आगे गैस्ट्रिक टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स, एच पाइलोरी का काम तो पूरा हो गया, उसको तो चाहिए ये था कि मेरे पास गैस्ट्रिक टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स आए, यहाँ पर मैं आराम से जाकर उन गैस्ट्रिक एपिथेलियल पे अटैच हूँ और वहाँ पर अपना घर बनाऊँ, कोलोनाइज कर, ये भाग के आएगा और उनके ऊपर अटैच कर लेगा बैब ए जीन्स के थ्रू, और वहाँ पर उस मेटाप्लास्टिक एपिथेलियम को कोलोनाइज करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, एच पाइलोरी की वजह से वहाँ पे एच पाइलोरी पता है वहाँ जाकर फिर अपने विरुलेंस फैक्टर रिलीज़ करवाएगा, ये CAGA, VAC-A, आउटर इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन, परसिस्टेंट या क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कराएगा। ठीक है, वहाँ पे जाके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करवाएगा और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमें पता है कि म्यूकोजा वीक हो जाता है। म्यूकोजा वीक होगा तो एसिड उसके ऊपर आराम से एक्ट करेगा, उसको इरोड करेगा, मस्कुलरिस तक पहुँचेगा, वहाँ पे ड्यूडेनल अल्सर डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, ड्यूडेनल अल्सर की आपको समझ आ गई। एच पाइलोरी जो है वो
एंट्रम में आया, उसने डी सेल्स को डैमेज कर दिया, डी सेल्स डैमेज हो गए, जी सेल्स को रोकने वाला कोई नहीं था, उन्होंने गैस्ट्रिन बनाया, पेराइटल सेल्स अनकंट्रोल्ड एचसीएल बनाते रहे, वो एचसीएल ड्यूडेनम के पास आया, ड्यूडेनम के स्टेम सेल्स ने अपनी तरफ से बेहतर सोचा, उन्होंने इंटेस्टाइन की जगह गैस्ट्रिक टाइप ऑफ एपिथेलियम बनाना शुरू कर दी, जिसको हमने गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया बोला। गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया हो गया तो एच पाइलोरी को मौका मिल गया, उसने आके वहाँ पर अपना घर बना लिया और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से अल्सर हो गए। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि जब ये ड्यूडेनम वाला हमने सारी कहानी पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं कि ये गैस्ट्राइटिस जब स्टमक में होगा तो तब क्या होगा। ठीक है, स्टमक में ना ये एच पाइलोरी पैन गैस्ट्राइटिस करता है, यानी पूरे स्टमक म्यूकोजा को इन्फ्लेम कर देता है। इसको हम कॉर्पस प्रीडोमिनेंट इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एच पाइलोरी जो है ना वो पूरे एसिड की बॉडी में स्प्रेड कर जाता है, वहाँ पर स्प्रेड करता है, अपने विरुलेंस फैक्टर्स को रिलीज करता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करता है पूरे स्टमक में। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन तक तो ठीक था, अब क्या हुआ कि इस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से ना हमने पढ़ा था कि स्टमक के बॉडी में पेराइटल सेल्स और चीफ सेल्स हैं। ठीक है, इस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से ना हमने देखा है कि अपोप्टोसिस होना स्टार्ट हो जाती है सेल्स की इस इनविरुलेंस फैक्टर्स की वजह से। तो जब इन एपिथेलियल सेल्स के पास थे पेराइटल और चीफ सेल्स, ठीक है, दीज आर द ग्लैंड्स ऑफ स्टमक, क्योंकि ये एचसीएल से क्रिएट करता है ये पेप्सिनोजन। तो जब एपिथेलियल सेल्स की एट्रोफी हुई तो मतलब ग्लैंड्स अब तो हमारे ख़त्म हो गए, तो वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी गैस्ट्रिक एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टमक ग्लैंड्स। ठीक है, समझ आ गया गैस्ट्रिक एट्रोफी का क्या मतलब है। एपिथेलियल सेल्स डैमेज हुए, साथ पेराइटल और चीफ सेल्स चले गए, दे वर द ग्लैंड्स ऑफ स्टमक। जब स्टमक के ग्लैंड चले गए तो हमने इसको बोला कि गैस्ट्रिक एट्रोफी हो गई। अब पेराइटल सेल्स और चीफ सेल्स चले गए हैं। ठीक है, पेराइटल सेल्स हमारे पास एचसीएल सेक्रेट करते हैं, अब एचसीएल सेक्रेट होगा, एचसीएल सेक्रेट करते थे ना पेराइटल सेल, अब उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई, अब एचसीएल भी नहीं होगा। तो इस एचसीएल की कमी को हम कहते हैं एक्लोरहाइड्रिया। ठीक है, वहाँ पर गैस्ट्रिक एट्रोफी के बाद एक्लोरहाइड्रिया हो जाएगा, उसकी वजह से वहाँ पे इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंटेस्टाइनल में क्या है, तो क्या हुआ कि स्टेम सेल्स ने देखा कि यहाँ पर एक्लोरहाइड्रिया हो चुका है, यानी एचसीएल कम है, तो वो कहते हैं कि एचसीएल तो कम हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंटेस्टाइनल एपिथेलियम ले आते हैं, क्योंकि एसिड तो पहले ही कम है, और बस अब यही मसला है कि म्यूकस की लेयर नहीं है। एच पाइलोरी जो है वो म्यूकस की लेयर को तोड़ के वो अंदर आ चुका है एपिथेलियल सेल्स में। तो क्या हम इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में क्या फ़र्क है दोनों के पास कलमनर एपिथेलियम है, लेकिन इनके पास पेराइटल और चीफ सेल्स हैं और इसके पास गोबलेट सेल्स हैं, सिर्फ सेल का फ़र्क है। इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में गोबलेट सेल्स हैं जो म्यूकस सेक्रेट करते हैं, और गैस्ट्रिक एपिथेलियम में कलमनर सेल्स विद पेराइटल एंड कलमनर एपिथेलियम विद पेराइटल एंड चीफ सेल्स। ठीक है, इसके पास पेराइटल और चीफ सेल्स हैं, इनके पास गोबलेट सेल्स हैं, ये एचसीएल सेक्रेट करते हैं पेप्सिनोजन और ये म्यूकस। तो वो कहते हैं कि हम अपने ना अब स्टमक के अंदर ना इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ एपिथेलियम ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसिड तो पहले ही कम है ना, तो अच्छा है कि इंटेस्टाइनल एपिथेलियम आ जाएगी, वो इस थोड़े एसिड को भी बर्दाश्त कर सकती है। और दूसरा ये कि इस पास गोबलेट सेल्स हैं, हम म्यूकस की थिक लेयर बनाएगी और एच पाइलोरी भी घुस नहीं सकेगा और हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये अपनी तरफ से अच्छा सोचते हैं, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया करते हैं, लेकिन ये इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया जब यहाँ पे आएगा ना, तो इनके अंदर जब एच पाइलोरी जो है वो इन्फ्लेमेशन करता रहेगा तो इन सेल्स में डिस्प्लेजिया हो जाएगा, एंड इस डिस्प्लेजिया के बाद, डिस्प्लेजिया का मतलब है एबनॉर्मल सेल्स वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एबनॉर्मल सेल्स होंगे, उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज होगी, ये डिफेक्टिव सेल्स बनेंगे, तो वहाँ पे एडिनोकार्सिनोमा हो जाएगा। ठीक है, तो अब पैन गैस्ट्राइटिस और एंट्रल पीरियोडोमिनेंट गैस्ट्राइटिस में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो इसके अंदर मेन फ़र्क यही है कि एंट्रल पीरियोडोमिनेंट गैस्ट्राइटिस में एचसीएल की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है, इस एचसीएल की इंक्रीज प्रोडक्शन की वजह से गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया हो रहा है, और ये दिस मेटाप्लेजिया लीड्स टू ड्यूडेनल अल्सर्स। और पैन गैस्ट्राइटिस में क्या हो रहा है कि एचसीएल कम हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा था, ठीक है, यहाँ पे कम हो रहा है, इस एक्लोरहाइड्रिया की वजह से क्या हो रहा है, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। और ये इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया का यहाँ पे एंड रिजल्ट क्या निकल रहा है, एडिनोकार्सिनोमा। यहाँ पे मेटाप्लेजिया का एंड रिजल्ट अल्सर, यहाँ पे मेटाप्लेजिया का एंड रिजल्ट कार्सिनोमा। ठीक है, ये आपने दोनों में फ़र्क याद रखना है। अब हम इसका डायग्नोस्टिक वर्क अब देख लेते हैं कि डायग्नोसिस हमने कैसे करना है एच पाइलोरी के इन्फेक्शन का। तो इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है अपर जीआई एंडोस्कोपी। इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करेंगे स्टमक की और एसोफेगस की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, और अगर वहाँ पे अल्सर है तो हम उनकी बायोप्सी भी कर सकते हैं, एंडोस्कोपिक बायोप्सी, और हम डिटेक्शन भी कर सकते हैं कि वहाँ पे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। ठीक है, और हमने फिर एच पाइलोरी टेस्ट कराना है। एच पाइलोरी टेस्ट दो तरह के हैं, एक नॉन एच पाइलोरी के दो तरह के टेस्ट हैं, एक नॉन इन्वेसिव और एक इन्वेसिव। इनमें से नॉन इन्वेसिव में क्या क्या था, यूरिया ब्रेथ टेस्ट C13 को यूज़ करते हुए। इसकी दिस इज़ हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसको सारे लोग नहीं करवा सकते। इसके अलावा आता है स्टूल एंटीजन टेस्ट, ये चीप है, 95% स्पेसिफिक भी है, और इसके दो फ़ायदे हैं, ये डायग्नोस्टिक भी, इसको हम डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी हम स्टूल में देख सकते हैं कि एच पाइलोरी है या नहीं है, ये तो डायग्नोसिस हो गया। और पोस्ट ट्रीटमेंट कंफर्मेशन, यानी पेशेंट ने एच पाइलोरी रेडिकेशन थेरेपी ले लिया, उसने पूरा कोर्स कर लिया है, और अब हम उसका स्टूल एंटीजन टेस्ट करेंगे देखने के लिए कि उसके बैक्टीरिया रेडिकेट हो गए हैं या नहीं। और तीसरा नॉन इन्वेसिव टेस्ट है सीरोलॉजी, यानी ये सिंपल, इसको हम सिंपल पॉपुलेशन स्टडीज़ के लिए, इसमें हमें ये नहीं पता चलता कि पेशेंट में करंट इन्फेक्शन है या पास्ट इन्फेक्शन है, ये बस हमें सिर्फ ये बताता है कि हाँ इसके अंदर एच पाइलोरी है, ये नहीं पता कि अभी आया है या पहले से आया है। ठीक है,
इसके अलावा कुछ नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, उसमें आ जाता है एंडोस्कोपिक बायोप्सी। ठीक है, एंडोस्कोपिक बायोप्सी हमने करनी है और उस बायोप्सी को हम क्या क्या कर सकते हैं, उस बायोप्सी के सैंपल को एक तो हम उसको हिस्टोलॉजिकली एग्जामिन करेंगे, दिस इज़ हाईली स्पेसिफिक, और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। दूसरा, हम बायोप्सी का सैंपल जो लिया ना उसका हम रैपिड यूरियस टेस्ट भी कर सकते हैं, यानी हमने स्टमक का इतना सा सैंपल लिया है स्टमक के म्यूकोजा का, उसको ना हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखेंगे जहाँ पर यूरिया हो। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर इस स्टमक के सैंपल में यूरियज इंजाइम एच पाइलोरी है ना तो उसके पास यूरियज इंजाइम होगा। ठीक है, ये यूरियज क्या करेगा, उस इन्वायरमेंट में जो यूरिया पड़ा हुआ है ना उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास येलो कलर होगा ओरिजिनल इसका, इस इन्वायरमेंट का जिसमें यूरिया है। तो अगर ये कलर येलो से रेड हो गया या पिंक हो गया ना तो हमें पता चल जाएगा कि अमोनिया बन चुका है और ये इधर एच पाइलोरी थे इसमें। तीसरे नंबर पे कल्चर आ जाता है, जो हमने बायोप्सी लिया उसको हम कल्चर करेंगे, एंड दिस इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग। ठीक है, हम उसमें देखेंगे कि ये जो एच पाइलोरी है किसकी एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है, तो हम पेशेंट को वही थेरेपी देंगे। अब इंडिकेशंस क्या हैं एच पाइलोरी के टेस्ट की, हमने हर किसी में तो नहीं ना करवा लेना, हमने किस किस पेशेंट में करवाना है जिसके अंदर एक्टिव या प्रीवियस पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, जिसको माल्टी लिम्फोमा हो चुका है, जो लॉन्ग टर्म एनसेड या एस्पिरिन यूज़र है, जिसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है, और उसकी अब बाकी सारे कॉजेज रूल आउट हो गए हैं। अब हमें पता नहीं चल रहा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किस वजह से है, तो हम फिर एच पाइलोरी टेस्ट कर लेंगे कि हो सकता है वहाँ पे अल्सर हुआ हो, ब्लीडिंग हो रही हो जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है और एनीमिया हो रहा है। फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी है अगर पेशेंट को, या फिर प्रीवियस अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर रिजेक्शन है, हो सकता है उसको पहले गैस्ट्रिक कैंसर एच पाइलोरी की वजह से हुआ हो और अब फिर वो हमारे पास आ रहा है पेन की वजह से, तो हम उसमें भी एच पाइलोरी टेस्ट कराएंगे। ठीक है, आपने याद रखना है कि एच पाइलोरी जो है ना वो बच्चों में ना पर्सन टू चाइल्ड या पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट की वजह से ना बहुत सारे लोगों के अंदर एच पाइलोरी होता है। जब हम ये करते हैं ना टेस्ट, सीरोलॉजी टेस्ट, तो बहुत सारे लोग पॉजिटिव आते हैं, लेकिन ये हर किसी में ऐसे सिम्टम्स नहीं कॉज करता। कुछ लोगों में तो ये लाइफ टाइम के लिए अनडायग्नोज रह जाता है। सिर्फ 10% ऑफ पेशेंट्स में ना ये अपनी डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, सिर्फ 10% लोग हैं जो हमारे पास पेन और वॉमिटिंग और सिम्टम्स के साथ आते हैं, वरना हर किसी में ये डिजीज़ भी कॉज नहीं करता। ये डिजीज़ सिर्फ उन्हीं लोगों में कॉज करता है जो साथ में स्मोकिंग कर रहे थे या एनसेड ले रहे थे या अल्कोहल यूजर्स हैं। तो अगर कोई एग्रेवेटिंग फैक्टर साथ आ रहा है ना तो फिर डिजीज़ होगी। ठीक है, अब हमने मैनेजमेंट क्या करनी है, मैनेजमेंट के हमारे गोल्स हैं, हमने सिम्टम्स को रिलीव करना है, अल्सर को हील करना है, प्रिवेंट करना है रिकरेंस को कि दोबारा से ना हो, और इरेडिकेट करना है एच पाइलोरी को। तो जनरल मेजर्स हमने क्या करना है मैनेजमेंट के लिए, हमने जनरली इसको कहना है कि आपने स्मोकिंग को अवॉइड करना है, एनसेड और एस्पिरिन को अवॉइड करना है, और मॉडरेट अल्कोहल इंटेक करना है। ठीक है, मॉडरेट से कुछ नहीं होगा, बस वो ज़्यादा अल्कोहल ना ले। फिर हमने उसको एच पाइलोरी रेडिकेशन थेरेपी देनी है। ये क्या होती है, ट्रिपल थेरेपी होती है। 14 डेज़ के लिए हम पेशेंट को देते हैं, 10 या 14 डेज़ के लिए। इसमें क्या क्या होते हैं, PPI देते हैं ट्वाइस डेली, एमोक्सिसिलिन होती है और क्लेरिथ्रोमाइसिन होती है। सिर्फ में क्या आता है, मिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एसिमोप्राजोल, ये मिप्राजोल का एक्सटेंडेड रिलीज वर्जन है। ठीक है, ये सारे PPI क्या करते हैं, ये ना इनहिबिट करते हैं प्रोटोन पंप को। ठीक है, प्रोटोन पंप, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase ऑफ पेराइटल सेल्स। क्या होता है कि हमारे गैस्ट्रिक एपिथेलियम में पेराइटल सेल्स होते हैं, इनके पास ना हाइड्रोजन पोटेशियम पंप होते हैं। ये ऐसे करते हैं कि हाइड्रोजन को इस तरह म्यूकोजा है ना, इधर ये स्टमक का ल्यूमेन है और यहाँ पर सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स, इधर पेराइटल सेल्स, इनके पास हाइड्रोजन पोटेशियम पंप होंगे। ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ल्यूमेन के अंदर भेजेंगे और पोटेशियम को बाहर भेजेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया और स्टमक में ना क्लोराइड भी आता है, और ये हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड मिल करना HCl बना देते हैं। ठीक है, इस तरह HCl बनता है। तो ये PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करते हैं, इस प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देते हैं। अंदर हाइड्रोजन नहीं आएगा तो जाहिर है एसिड भी नहीं बनेगा, एसिड प्रोडक्शन वहाँ पे कम हो जाएगी, एसिड सप्रेशन हो जाएगी। इसकी वजह से अल्सर हील होगा और न्यू अल्सर्स भी नहीं बनेंगे। जाहिर है जब वहाँ पर कोई डैमेज हुआ है, अल्सर हुआ है, उसके ऊपर दोबारा एसिड नहीं आकर लगेगा तो वो हीलिंग की तरफ जाएगा और न्यू अल्सर्स भी नहीं बनेंगे। फिर हमने सर्जिकल मैनेजमेंट में एक तो ये आ गया एच पाइलोरी रेडिकेशन थेरेपी, जनरल मेजर्स, और तीसरा मैनेजमेंट में सर्जरी भी आ सकती है। सर्जिकल इंडिकेशंस क्या है कि अगर पेशेंट को परफोरेशन हो चुका है, यानी हमने पीछे देखा था ना कि म्यूकोजा, सब म्यूकोजा मस्कुलरिस और सिरोजा है, म्यूकोजा तक आ गया तो अल्सर, लेकिन अगर उसने सिरोजा को भी इन्वेड कर दिया है ना तो ये पूरी जो स्टमक की लाइनिंग थी ना, ये पूरी की पूरी इन्वेड हो चुकी है। अब यहाँ से डायरेक्ट एसिड जो है ना वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी में जा रहा है, और वहाँ पर जो एब्डोमिनल कैविटी की लाइनिंग, एब्डोमिनल कैविटी इज लाइन विद पेराइटल पेरिटोनियम, जब ये जाके पेराइटल पेरिटोनियम को इरिटेट करेगा ना तो हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा, पेराइटल पेरिटोनियम इज हाईली सेंसिटिव, इसके पास बहुत सारे पेन रिसेप्टर है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा, गार्डिंग होगी, उसका बोर्ड लाइक एब्डोमेन हो जाएगा, बहुत ना ज़्यादा इरिटेशन होगी पेशेंट को, पेशेंट बहुत तकलीफ के साथ आएगा। तो उसमें अगर परफोरेशन हो चुका है तो हमने उसका इमरजेंसी सर्जरी करनी है, या स्वेयर हेमरेज हो रहा है, इसमें भी हमें पता है मस्कुलरिस इन्वेड हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हमने पेशेंट की सर्जरी करनी है। और
इसमें तो करनी है इन 2 कंडीशंस में। और अगर वो आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ है ना तो हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर किसी और तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं तो हम वो करेंगे, और अगर नहीं तो फिर हम सर्जरी करेंगे। अगर परसिस्टेंट अल्सर डिस्पाइट एडिक्वेट मेडिकल थेरेपी, ठीक है, उसको अल्सर थे, हमने एच पाइलोरी एरेडिकेशन थेरेपी दी, लेकिन फिर भी उसके अल्सर्स हैं या उसको कोई और प्रॉब्लम है तो फिर हम उसको सर्जरी करेंगे इसकी। और अगर उसको सर्जरी के बाद रिकरेंट अल्सर्स हुए जा रहे हैं तो फिर भी हम सर्जरी करेंगे उतने एरिया की, क्योंकि वो दिस एरिया इज़ हाईली प्रोन टू गेट परफोरेटेड, ठीक है, वहाँ पे परफोरेशन हो सकती है।